नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, यूपी टेट की गणित की तैयारी के क्रम में आज हम आपके सामने फिर से टॉप 15 क्वेश्चन लेकर हाजिर हुए हैं। अगर इनमें से आपने 10 बिल्कुल ईमानदारी से सही कर दिए तो ये मान के चलो आपकी यूपी टेट गणित की तैयारी अच्छी चल रही है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखिए ताकि आपके एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाए। अगर कोई भी ऐसा प्रश्न है जो आपको नहीं आता तो आप उसको आसानी से यहाँ पर सीख सकते हैं। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न को आसानी से सॉल्व करने का तरीका भी मैं बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनमें ट्रिक काम करती है तो उन ट्रिक को भी आपको करके दिखा दूंगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। दोस्तों, पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि अगर कुछ विशेष बताऊं तो आप फटाफट उसको नोट भी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रत्येक वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक विशेष प्रश्न भी पूछता हूँ तो उस प्रश्न का आंसर जरूर दे दीजिएगा। कई लोग लास्ट तक पहुँच नहीं पाते, इस बार वो विशेष प्रश्न मैं आपसे पहले ही पूछ लूँगा तो इस पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आपके लिए पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं, आंकड़ों 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23 तथा 42 का परिसर ज्ञात करना है। ये कुछ आंकड़े दे रखे हैं, इनका परिसर ज्ञात करना है। परिसर को हम लोग रेंज भी कहते हैं, ठीक है। अगर ये अंग्रेजी में आ जाए या हिंदी में रेंज लिख के आ जाए तो परिसर ही होता है, ठीक। तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखो, परिसर जब भी निकालना होता है तो इसका सूत्र क्या होता है? परिसर का सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। मतलब यहाँ पर यह है कि सबसे बड़ा जो नंबर है उसमें सबसे छोटा नंबर माइनस कर दो और आपका परिसर यानी रेंज निकल के आ जाएगा। तो उच्च सीमा इसकी है 42 और निम्न सीमा इसकी है 15, यानी सबसे छोटा नंबर है 15, सबसे बड़ा नंबर है 42। तो इसको घटाने पर प्राप्त होगा हमें 27। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो फटाफट नीचे कमेंट में बता देना, क्योंकि जो भी है अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। अगला यहाँ पर देखो प्रश्न है, किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई क्या दर्शाती है? उस वर्ग की बारंबारता, उस वर्ग की चौड़ाई, उस वर्ग की ऊपरी सीमा, उस वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जब भी आयत चित्र बनते हैं तो एक तरीके से ऐसे करके ये बनते हैं, ठीक। कुछ ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं, इस तरह के ये बनते हैं आयत चित्र, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये जो आयत चित्र में आयत की ये जो मान चलो यहाँ से लेकर ये ऊंचाई इसकी गई है इतनी, ठीक, यहाँ तक। तो ये ऊंचाई इसकी क्या कहलाती है? ये क्या दर्शाती है? ये उस वर्ग की बारंबारता को दर्शाती है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आपको मालूम है, माध्य, मध्यिका, बहुलक। ये तीन तो हैं आपके, माध्य, मध्यिका, बहुलक। लेकिन ये जो परिसर है ये आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल में अनुपात 1:4 है तो उनकी भुजाओं में अनुपात क्या होगा? अब वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है a²। मान के चलो दो वर्ग हैं तो ये पहला वर्ग है और ये दूसरा, a1 इसको नाम देते हैं, इसको a2 नाम दे देते हैं। तो इनका ये क्या होता है a² और ये भी a², दोनों वर्ग हैं। दोनों वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 1:4, यानी इसका 1 है और दूसरे वाले का 4 है। अब यहाँ पर उनकी भुजाओं में अनुपात निकालना है। भुजाएं इसकी क्या होंगी? a1 इसकी भुजा होगी, a2 इसकी भुजा हो गई, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। तो ये भुजा का स्क्वायर किया गया तो a1 इसकी भुजा हो गई, a2 इसकी भुजा हो गई। तो यहाँ पर हमें a1 और a2 का अगर रेशियो पता चल जाए तो वही उसका अनुपात हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है a², तो ये स्क्वायर हटेगा, ऊपर लग जाएगा √1। इसी तरह a2 का स्क्वायर हटा तो लग गया √4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी इनकी भुजाओं का जो अनुपात निकल के आएगा a:2, a1:a2, 1:2, यानी उन वर्गों की भुजाओं का जो अनुपात निकल के आएगा 1:2। यहाँ पर कहीं ऑप्शन दिया नहीं हुआ है
लेकिन इसका जो आंसर होगा ये शायद बी वाला गलत हो गया है, 1:2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछने से पहले आपके लिए जो विशेष प्रश्न है उसको आपको बता देते हैं, ताकि आप उसको सॉल्व करके नीचे कमेंट में ज़रूर बता दो। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो वह क्या कहलाती है, वह क्या होगी? 31, 16, 7, 20, जो भी ऑप्शन सही है नीचे कमेंट में बता दो इसका क्या आंसर आएगा। देखो कई लोग लास्ट तक पहुंच नहीं पाते हैं और ऐसे विशेष प्रश्नों के उत्तर नीचे कमेंट में नहीं देते, तो उनके लिए मैंने ये प्रश्न बीच में ही डाल दिया है। अब आप आसानी से इसका आंसर सॉल्व करो और नीचे कमेंट में बताओ। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर है। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5, 12 और 13 है। अब त्रिभुज का प्रकार बताओ। त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, तो ये सभी भुजाएं बराबर तो है ही नहीं, तो ये समबाहु नहीं हो सकता। समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, तो ये 2 भुजाएं भी बराबर नहीं, ये भी गलत हो गया। अधिक कोण और समकोण, यहाँ पर आपको मालूम है समकोण त्रिभुज कैसे बनता है। एक कोण इसमें कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री में पाइथागोरस प्रमेय काम करती है। तो सबसे बड़ा ये 13 और ये 12 और ये 5, ठीक है। ये इसको थोड़ा सीधा बना लेते हैं, ये समकोण। तो आपने अगर कई बार प्रश्नों में सॉल्व किया होगा तो पाइथागोरस प्रमेय में 13, 12 और 5 की पाइथागोरस आपको ये त्रिक बनती है, ठीक है। ये त्रिक है 5, 12 और 13, ये किसकी त्रिक है, समकोण त्रिभुज की, ठीक है। तो ये चाहे आप रट लो चाहे याद कर लो। जैसे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखोगे 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है, वही वो पाइथागोरस प्रमेय होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसको सेटिस्फाई करने का मतलब है कि ये जो त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 1 जनवरी 2003 को क्या है, बुधवार है, ठीक। इसको अच्छे से समझ लो क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। 1 जनवरी 2003 को बुधवार है, तो 1 जनवरी 2004 को क्या होगा? 1 जनवरी 2004 को जस्ट अगला दिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बृहस्पतिवार, ठीक। ये चीज़ आप समझ लो, रट्टा मार लो, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर इसी से रिलेटेड और समझ लो। ये तो मैंने बता दिया कि 1 जनवरी 2003 को बुधवार है, तो 2004 को बृहस्पतिवार होगा, पहली तारीख को। ये होता है नॉर्मल वर्षों में। अगर लीप वर्ष आ जाए, ठीक, लीप वर्ष आ जाए, मान के चलो 2004 जो होगा वो लीप वर्ष होगा। 1/1/2004 को अगर बृहस्पतिवार होगा, ठीक, 1/1/2004 को बृहस्पतिवार होगा। अच्छा, ये लीप ईयर है, लीप ईयर में 365 की जगह 366 दिन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अगले वर्ष की बात पूछे 1/1/2005 को कौन सा दिन बैठेगा जाके, कौन सा बनेगा, तो वो आपका बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार नहीं बनेगा, वो बनेगा आपका शनिवार। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखो। अगर नॉर्मल वर्ष है तो अगले साल आपका एक दिन बढ़ के 1 तारीख को होगा, यानी अगले साल। और अगर लीप वर्ष है तो फिर अगले साल 2 दिन दूसरे दिन होगा जाके, ठीक है। ये चीज़ समझ लो अच्छे से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। 1 डेसीग्राम में कितने ग्राम होंगे, ये प्रश्न पूछा गया। देखो ये चीज़ में आपको वो पूरा सिस्टम, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। किलो, हेक्टा, डेका और ये आता है ग्राम और लीटर, और 1 लीटर हो जाता है, 1 ग्राम हो जाता है, और आपका 1 हो जाता है मीटर, ठीक है। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ठीक। ये पूरा पैटर्न आपको याद होना चाहिए। आप इसको चाहे कहीं नोट कर सकते हैं, अगर आपने ना पढ़ा तो ज़रूर होगा, लेकिन कभी कभी दिमाग से उतर जाता है, तो इसको नोट कर लो। देखो जब भी हम मान के चलो हमें पता करना है 1 मिलीलीटर में कितने डेका लीटर होंगे, मतलब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं,
ठीक है, ध्यान देना बात को। अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो सदैव डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिवाइड होगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। ध्यान देना, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो डिवाइड होगा, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा देखो ध्यान से। अगर मान के चलो हम 1 किलो में डेका निकालना चाह रहे हैं, 1 किलो में कितना डेका होगा, 1 किलो में कितना डेका होगा। अब आप ये देखो कि हम कितने कदम नीचे जा रहे हैं, 1 2 कदम नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो के साथ 1 लगा देंगे। 1 किलो में कितना डेका होगा, 100 डेका होगा। क्लियर हो गई बात। अब देखो एक और इसका करके देखते हैं। मान के चलो हम पूछते हैं कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। ठीक, मिलीमीटर, ये रहा मीटर और ये रहा मिलीमीटर। अब यहाँ पर आप देखो कितने कदम हम नीचे जा रहे हैं, 1 2 3 कदम जा रहे हैं, तो 3 जीरो लगाकर ये आपका बन गया 1000 मिलीमीटर। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये तो हो गए जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक, ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो ये गुणा कर रहे हैं। ठीक, और अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तब क्या करेंगे, ये देख लो। नीचे से ऊपर जाने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलो हम मीटर, ये जो मीटर है आपका, ये वाला मीटर, इससे हम हेक्टा बनाना चाह रहे हैं। 1 मीटर में कितने हेक्टा होंगे, ये हम पूछना चाह रहे हैं। 1 मीटर में कितने हेक्टा होंगे, तो ये देखो कितने कदम ऊपर जा रहा है, 1 और 2 कदम ऊपर जा रहा है, तो 1/100, 2 जीरो लगा के 1 लगा दिया और 1 से डिवाइड कर दिया। तो ये चीज़ आपको समझ में, 1 मीटर में कितने हेक्टा होंगे, 1/100। इसी तरह यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि 1 डेसीग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो 1 डेसीग्राम, डेसी कहाँ है, ये रहा डेसी। अब कितने ग्राम पूछ रहा है, ठीक है, कितने ग्राम होंगे, तो ये बताओ डेसी से ग्राम में पहुंचने पर कितने कदम ऊपर जा रहा है, मात्र 1 कदम ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है इसका मतलब, ये देखो ऊपर जा रहा है इसका मतलब डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड कर दो। 1 कदम ऊपर जा रहा है ना, तो 1 जीरो वाले से डिवाइड करो 1 को। 1 डेसीग्राम में 1/10 ग्राम होंगे, और ऑप्शन तो बटे वाले कहीं दिए नहीं, तो इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से 1 जीरो हटेगा, ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 0.1 ग्राम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 डेसीग्राम में 0.1 ग्राम होंगे। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ये मैंने एक तरीके से छोटे फॉर्म में आपको समझा भी दिया, तो इसको अच्छे से समझ लो कि ऊपर जा रहे हैं तो डिवाइड होगा, नीचे जा रहे हैं तो सीधा मल्टीप्लाई हम कह सकते हैं। बस उतने जितने कदम नीचे जा रहा है उतने जीरो के साथ, 1 के साथ उतने जीरो लगा दो, आपका काम हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 85 लीटर में 67 लीटर 730 मिलीलीटर घटाओ। 85 लीटर में 67 लीटर 730 मिलीलीटर, तो यहाँ पर दशमलव एक तरीके से लगा दो। अब ऊपर केवल 85 है तो 85 के साथ 3 जीरो लगा दो, क्योंकि इसके साथ 3 अंक हैं तो ऊपर 3 जीरो लगा दो। अब इसको घटा लो, तो ये आपका हो जाएगा 270, और यहाँ से अगर हमने हासिल लिया 1 तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 में 7 घटेगा नहीं, इधर से हासिल लेंगे 14 हो जाएगा, 14 में 7 गया 7, यहाँ हो गया 7 में 6 गया 1, 17 लीटर 270 मिलीलीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने ऑप्शन नहीं डाले थे, ये आपको अपने आप से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी बहुफलक के 30 किनारे तथा 12 फलक हैं, इस बहुफलक के शीर्षों की संख्या लिखो। तो देखो इनका रिलेशन होता है बहुफलक के किनारे। मान के चलो कि जैसे हम एक बहुफलक आपको बना, जैसे जो हमारा घन होता है, ठीक, वो भी एक तरीके का बहुफलक ही समझो उसको। बहुफलक का एक एग्जाम्पल है घन। जितनी भी 3D ऑब्जेक्ट होती हैं, जितने भी 3D आपके शेप्स होते हैं, 3D शेप्स, ठीक,
ये क्या होते हैं, ये इन्हें बहुफलक की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक, तो ये 3D शेप जितने आप ध्यान से देखो, ये हमने एक तरीके से इसका चित्र बनाया है घन का। अब घन में आपको मालूम होना चाहिए ये जो सामने का एरिया, जैसे आप पासा रख लो, पासा के जैसे आपने रखा, आपकी तरफ का जो सामने का एरिया है ये क्या कहलाएगा, ये फलक कहलाएगा। और ये फलक हर साइड होते हैं, ये सामने है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं हैं। ठीक है, अगर हम घन के फलक की बात करें तो कितने हो जाएंगे, सामने पीछे 2, ऊपर नीचे 3, दाएं बाएं, ये कितने हो गए आपके 6 फलक हो गए। लेकिन यहाँ पर कोई एक फलक है, उसका नाम नहीं पता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 30 उसके किनारे हैं, किनारे मतलब कोर। ठीक, कोर, ये वाली, ये जो है, ये जो लाइन होती है, ये जो लाइंस हैं, ये क्या कहलाती हैं, कोर कहलाती हैं। ठीक है, उसके 30 किनारे हैं, 12 फलक है। फलक आपको मैंने समझा दिया, ये सामने का जो एरिया है ये फलक होता है। और इसके शीर्षों की संख्या पूछ रहे हैं। शीर्ष क्या होते हैं, ये वाले शीर्ष। ठीक, इनकी संख्या पूछी जा रही है, ये शीर्ष होते हैं, इनकी संख्या ये पूछ रहे हैं कि कितने शीर्ष होंगे इस बहुफलक में। तो इनका एक सूत्र होता है, इनका सूत्र याद कर लो आप, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। V + F - E = 2, ये इसका सूत्र है। यहाँ पर जो V है ये होता है आपका शीर्ष। ठीक, और ये जो F है ये आपका होता है फलक। ठीक, और ये जो E है ये आपके वही किनारे होते हैं, किनारे, या कहीं कहीं आपको कोर दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र है। अब यहाँ पर आपको किनारे की जगह किनारे की वैल्यू रख दो, 30 किनारे और 12 फलक + 12, और V की वैल्यू निकालनी है। तो इन सबको उधर ले जाओ, 2 + 30 - 12 तो 20 आ जाएगा। शीर्ष कितने आ गए, 20। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आप सूत्र लिख लो, ये सूत्र किसका है, किनारे, फलक और शीर्ष, इनके संबंध का सूत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, कोई धन 12% की दर से 3 गुना कब हो जाएगा। कोई धन 12% की दर से 3 गुना कब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सीधा आप ट्रिक लगा लो। समय पूछ रहा है, समय लिखो n-1 बटे r × 100। पूछ रहे कितने टाइम में ये 3 गुना हो जाएगा 12% की दर से। तो जितने गुना करना चाह रहे हो n की जगह उतनी वैल्यू रखो, 3 - 1 बटे, और r जो है वो है रेट, तो 12 × 100। ठीक, तो 3 - 1 2 बटे 12 × 100, 100/6, 2 ये कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 छक्के 12, तो 1/6 हो जाएगा, 100 1 कम 100, 100/6 आ गया। अब 100/6 करोगे 16.4 इसका आंसर आ जाएगा। 16.4 वर्षों में कोई धन 12% की दर से 3 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश ने 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीद कर 110 में 10 पुस्तकें बेच दी। अब प्रत्येक किताब पर लाभ बताओ। प्रत्येक किताब यानी एक एक किताब की वैल्यू आप यहाँ पर रख लो, क्योंकि हमें एक किताब पर ही लाभ चाहिए। तो रमेश ने 100 में 11 पुस्तक खरीदी, तो एक बुक की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी। अब 100 में 11 खरीद रहा है तो एक की वैल्यू हो जाएगी 100/11 रुपये। ठीक, ये है उसका क्रय मूल्य, मतलब जितने में उसने खरीदी है। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं क्रय। ठीक, और उसकी जो विक्रय मूल्य हो जाएगी एक पुस्तक की, 110 में वो 10 पुस्तकें बेच रहा है, 110 में 10 पुस्तकें बेच रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 11 रुपये। मतलब खरीद रहा है वो एक पुस्तक 100/11 रुपये में और बेच रहा है 11 रुपये में। तो इसका लाभ निकाल लो। लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब जितने में बेचा है और जितने में खरीदा दोनों को घटा दो। 11 माइनस 100/11, तो ये हो जाएगा 11 11 121 माइनस 100/11 यानी 21/11। 21/11 क्या निकल के आ गया, ये आपका लाभ निकल के आ गया। ठीक,
अब यहाँ पर पूछ रहे हैं प्रत्येक किताब पर लाभ, ये सब एक ही किताब का है, प्रत्येक किताब मतलब एक किताब की बात कर रहे हैं। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, आपका लाभ कितना है 21/11 और क्रय मूल्य कितना है एक किताब का 100/11 इंटू 100। तो 11 तो ऐसे ही कट गया, 21/100 इंटू 100 कट गया, आपका आंसर आ गया 21%। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया आपका 21%, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 75% अंग्रेजी में, 60% गणित में उत्तीर्ण होते हैं, 20% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो आपको उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। तो जब उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें रिलेशन दे रखा अनुत्तीर्ण का कि 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। मान के चलो ऐसे प्रश्नों के लिए हम गोला बना लेते हैं। एक गोला आपका हो गया अंग्रेजी का, इंग्लिश, और एक गोला हो गया आपका मैथ का, ठीक। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ये हम अनुत्तीर्ण वाला गोला बना रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बोल रहे हैं कि 20% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण। अब इन दोनों का शेयर कहाँ है कि ऐसा एरिया जहाँ पर इंग्लिश का भी एरिया हो और मैथ का भी एरिया हो, तो वो एरिया है ये वाला। तो यहाँ पर हम लोग 20 भर देते हैं, 20% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो ये 20% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गए। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 75% अंग्रेजी में पास हो जाते हैं, यानी उत्तीर्ण हो जाते, पास हो जाते ना। तो अंग्रेजी में अगर 75% पास हो जाएंगे तो फेल कितने होंगे, फेल होंगे 25%। अब इंग्लिश वाले गोले में 20 ऑलरेडी है, टोटल 25% फेल हो रहे हैं, तो 5 यहाँ भर दो, ठीक है। अंग्रेजी में टोटल कितने परसेंट फेल हो रहे हैं 25, 20 ये और ये 5। ये जो 20 है ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ध्यान रखना। ये 20 किसी का इंडिविजुअल नहीं है, ये 20 दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह गणित में देखें, गणित में 60% उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने होते हैं 40%। तो मैथ वाले गोले में देखो 20 पहले से दे रखा है और टोटल 40 अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो 20 पहले से है तो 20 और कर दो, 20 40 हो गए। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इंग्लिश में कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हो रहे हैं 20 और 5 25। मैथ में कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हो रहे हैं 20 और 20 40। तो ये आपके क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर ये बताना है आपको उत्तीर्ण प्रतिशत। तो यहाँ ये अनुत्तीर्ण का आपका गोला है, तो अनुत्तीर्ण प्रतिशत पूरा निकाल लो तो उत्तीर्ण प्रतिशत आसानी से निकल आएगा। अनुत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो जाएगा 5, ये 20 और ये 20, टोटल कितना हो गया 45, ठीक 45, ठीक। अनुत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो गया 45, तो आपका उत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो जाएगा, टोटल तो होता है 100, अनुत्तीर्ण हो गए 45%, तो उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे 55%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में एक बार में नहीं आया तो प्लीज़ इसको दोबारा जरूर देखें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संभावना है कि पूछा जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है, 25 व्यक्ति किसी कार्य को 50 दिन में पूरा करते हैं, उसी कार्य को 10 व्यक्ति कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। देखो, ये आपने डीएलएड में खूब पढ़ा होगा, व्यक्ति और दिन वाले। 25 व्यक्ति 50 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है, उसी कार्य को 10 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब ये क्या है, ये तीर वाला क्वेश्चन है, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 10/25 50/x, ठीक। तो अब इसको सॉल्व कर लो, x = 50 × 25/10, ये हो जाएगा आपका 125। तो 10 व्यक्ति 125 दिन में उस काम को कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। देखो, ये सारे क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन है कि जो 30 सेकंड से ज़्यादा का समय ले, क्योंकि क्वेश्चन पेपर उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि 33% सरल, 33% एवरेज और 33% कठिन क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो पास होने का पूरा इंतजाम पीएनपी कर देती है आपको, ऐसा नहीं कि आप फेल ज़बरदस्ती करना चाह रही। अब देखो, यहाँ पर इससे संबंधित हमने एक वीडियो आपको बना के दिया था जो इस तरह का प्रश्नों का था। यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो, ये है कंटिन्यूड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लास्ट में देखो क्या है, 1 और 3, ये हमने लिख दिया 1 और ये हो गया 3, ठीक।
अब यहाँ पर देखो कितने फ्रैक्शन, 1 2 3, ठीक है 3, तो यहाँ पर 1 2 और 3 की जगह बनाई, यहाँ कुछ ना कुछ भरेंगे। देखो ध्यान से कैसे भरते हैं। अब यहाँ पर देखो हर जगह माइनस का है, ठीक है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है, हर जगह माइनस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे, देखो 3 में 1 गया, राइट साइड से शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे। 3 में 1 गया, कितना आएगा, 2, 3 माइनस 1 2। अब 2 माइनस 3 करोगे कितना आएगा, 2 माइनस 3 करोगे माइनस का 1 आएगा। -1 माइनस 2 करोगे कितना आएगा, माइनस का 3। तो ये 3 स्टेप थे हमारे, तो 3 स्टेप में ही हमने इसको ख़त्म कर दिया। अब यहाँ से ले लो माइनस का 3, यहाँ से ले लो माइनस का 1, आपका आंसर कितना आ गया, 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह इसका पूरा वीडियो हमने आपको दिया था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर जरूर देख लेना कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका लासा 180 है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो पहली हम मान लेते हैं 3x और दूसरी मान लेते हैं 4x। अब 3x 4x क्यों मानी, क्योंकि 3:4 दे रखा है, दोनों के साथ x अपने आप लगा लिया। अब ये पहली है, दूसरी है। अब इनका लासा अगर आप निकालो, इनका लासा कितना हो जाएगा, इनका लासा हो जाएगा 3 चौको 12x, ठीक। इनके हिसाब से लासा कितना है, 12x, लेकिन प्रश्न के हिसाब से लासा 180 दे रखा है, ठीक। 180 बराबर ये 12x ऐसे ही उतार दिया, लासा प्रश्न में दिया 180, तो x की जो वैल्यू आ गई 180/12, ठीक। 12 एकम 12, 6 12 5 60, x की वैल्यू 15 आ गई। और दूसरी वैल्यू कितनी थी, दूसरी वैल्यू थी 4x, 4 × 15 = 60। दूसरी वैल्यू कितनी आ गई, 60, और पहली वैल्यू कितनी आ जाती, 15 थी, 45। तो ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरी वैल्यू पूछी है तो दूसरी वैल्यू आपकी 60 निकल के आ गई। देखो गलती मत करना, पता चला तुम पहली वैल्यू निकाल के दे दो, 3x 15 दिया 45, और 45 भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो देखो अगर आपसे गलती होती है तो हो सकता है गलती वाला आंसर भी आपको ऑप्शन में मिल जाए, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही पेपर सेट करते हैं कि आपने अगर गलती भी की और उसका आंसर निकाल दिया तो वो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा और आप सोचेंगे कि हमने तो सही कर दिया। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इस तरह आपने देखे, हमने यहाँ पर आपके लिए 15 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और इनमें से आपको कितने आते थे वो नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।